नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत सारे सवालों पे चर्चा करूंगा जो कि मेरे रोज़ डेली लाइफ के हैं। रोज़ क्लाइंट मुझे पूछते हैं। जब भी मैं मेरे ऑफिस में आता हूँ, शुरू करता हूँ, तो उनका एक सवाल रहता है कि सर, व्हाई मोतीलाल ओसवाल? आप मोतीलाल ओसवाल में काम क्यों करते हैं? सेकंड क्वेश्चन ज़्यादा रैंडमली पूछा जाता है कि सर, मोतीलाल ओसवाल का आपका मतलब ये जो एक्सपीरियंस है, ये 2 साल का है। उससे पहले भी आप मार्केट में थे, 8 साल से मार्केट में हैं। लेकिन क्यों आप पंढरपुर में शुरू किया? पंढरपुर जैसे सिटी में एक छोटी सिटी आती है वैसे देखा जाए तो, क्यों पंढरपुर सिटी में, महाराष्ट्र के पंढरपुर सिटी में शुरू किया? आप पुणे में कर सकते थे, बैंगलोर में कर सकते थे और कहीं भी कर सकते थे जहाँ पे हिंदी चलती है। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन पुणे में कर सकते थे। पुणे एक बेस्ट सिटी है, सोलापुर अच्छी सिटी है, बारामती है जहाँ पे बहुत चांगली एकदम बड़ी इकोनॉमी है। मैं वैसे मराठी रीजन से आता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इन चीज़ों पे मतलब ध्यान नहीं देता था। और आज मैं हिंदी में वीडियो क्यों बना रहा हूँ, एक तीसरा सवाल है। ये जो सवाल है, ये सभी महत्वपूर्ण सवाल है। लोगों को लगता है कि क्यों मोतीलाल ओसवाल, क्यों पंढरपुर मैंने चुना। एंड थर्ड, कि हिंदी में मैं कंटेंट क्यों बनाता हूँ। तो ये तीनों सवाल मैं आपको जवाब दूंगा और आगे जाके और भी सवाल है जिसको मैं कवर करूँगा। शुरू करते हैं मोतीलाल ओसवाल क्यों से भी पहले कि मोतीलाल ओसवाल क्या है और मोतीलाल ओसवाल ही मतलब मैंने क्यों चुना। तो मैंने मोतीलाल ओसवाल चुनने की पहली वजह है कि मोतीलाल ओसवाल का जो काम है वो क्या है, कैसे है, मतलब कौन संभालता है, ये मुझे ज़्यादा मैटर करता था। मैं पहले से ही, शुरू से ही मार्केट में जब आया था, नया था, 2018 में आया था, तो मैं मोतीलाल ओसवाल के, जनाब देव अग्रवाल फाउंडर है, वो ज़्यादा प्रसिद्ध है मार्केट में, एक सुपरस्टार है, बहुत बड़े इन्वेस्टर है, एंजल इन्वेस्टर है। उसके बाद एकदम आप समझ सकते हैं कि बड़ी कंपनी है जो मोतीलाल ओसवाल, रामदेव अग्रवाल ने और मोतीलाल ओसवाल ने जो मिलके शुरू की थी 1987 तक, 1987 में। तो वो कंपनी बनते 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 छोटा सा बरगद पेड़ था, वो बरगद का पेड़ बन गया। अब बहुत बड़ी कंपनी, विशाल कंपनी बन गई है भारत में। भारत में देखा जाए तो वन से नहीं, मतलब 1 से टू टॉप 10 में जो कंपनी आती है वो मोतीलाल ओसवाल ही है। सिंगल हैंडेड इतनी बड़ी कंपनी है। आज जो कंपनी 8.50 लाख करोड़ के आसपास एएम वेल्थ मैनेजमेंट एज वेल एज एसेट मैनेजमेंट में हैंडल करती है, मैनेज करती है, एएम इतना बड़ा है। कंपनी की वर्थ 60,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप रहता है। खुद का शेयर जो है वो लिस्टेड है। सो इतना सब नाम होने से पहले भी कुछ स्टोरी है जो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उत्साहित करती है, इंस्पायर करती है। स्टोरी शुरू होती है 1987 में, जहाँ पे रामदेव अग्रवाल जी और मोतीलाल ओसवाल जी एक दोस्त बने। मोतीलाल ओसवाल जी और रामदेव अग्रवाल जी एक ही मतलब रोड से जाते थे। तो उनके पास, रामदेव अग्रवाल जी के पास एक गाड़ी थी और मोतीलाल ओसवाल जी भी उनके साथ ही बैठ के जाते थे। तो ऐसी बात थी कि जब मोतीलाल ओसवाल जी के पास पता चल गया कि मतलब इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि भाई इनके पास तो गाड़ी है, तो हम इनके साथ बैठ के जा सकते हैं रोज़। तो सुबह सुबह जाके उनके घर में जाते थे, बैठते थे, उनके घर के पास बैठते थे कि चल हम दोनों साथ में जाएंगे। उसके बाद वो दोनों भी सीए थे। मार्केट तो पूरा सीए का है ऐसे ही बोलते हैं, मैं भी मानता हूँ सीए का ही ये मार्केट जो है होता है। सीए का क्यों, मतलब उसका भी मैं आंसर आगे जाके दूंगा। तो ये दोनों सीए थे। उनकी शुरुआत हो गई, वो मतलब रोज जाते थे, रोज आते थे, शॉप में आया करते थे। तो मोतीलाल ओसवाल की जी के पास जो एक आइडिया है कि सर हम ब्रोकरेज जो फर्म है वो शुरू करते हैं, क्योंकि उनका जो भाई था वो साउथ इंडिया में थे और उनको एक ट्रस्टेड ब्रोकर था, मतलब उनको चाहिए था ट्रस्टेड ब्रोकर। सब ब्रोकर जो चाहिए था, क्यों चाहिए था, उन्होंने भी शुरुआत जो सब ब्रोकर से ही की थी, ये आप ध्यान रख लिए। उसके बाद अगर उनको लगता था कि एक सब ब्रोकर चाहिए उनके भाई को, तो उन्होंने चाहे कि चलो हम भी निकाल देते हैं सब ब्रोकरशिप। तो उन्होंने सब ब्रोकरशिप से शुरू किया। सब ब्रोकरशिप के बाद रामदेव अग्रवाल जी कहते हैं कि हम दोनों, और एक प्यून भाग में एक वॉचमैन था, वो प्यून जैसे काम करता था उनके लिए। तो उतने 3 लोगों से फर्म शुरू हुई। उन्होंने जो उस ज़माने में जहाँ पे सेबी नहीं थी तब तक, तब पेपर ट्रेडिंग जो है, पेपर पे ट्रेडिंग मतलब वो ऑन द पेपर जो शेयर्स बाय एंड सेल एंड ट्रेड्स होते थे, उस ज़माने में वो शुरू की।
अभी क्या है कि आज डिजिटल जो ज़माना है उसमें क्या होता है कि हम आपको ऑनलाइन सिखा सकते हैं, हम आपको ऑनलाइन ट्रेड, हम आप सभी ऑनलाइन एक साथ ट्रेड कैसे लेने हैं, बाय सेल कैसे करने हैं, सिखा सकते हैं, जो कि हम फ्री में सिखाते हैं। लेकिन फिर भी उस ज़माने में इतना आसान नहीं था। इवन ट्रेड लेना मतलब तब इतना मुश्किल था कि एक ट्रेड लेने के लिए 40 फॉर्म भरने पड़ते थे। सो इतना सिंपल नहीं था, मतलब एक ट्रेडिंग अकाउंट निकालने के लिए, छोटा सा ट्रेड निकालने के लिए, लगाने के लिए या स्टॉक लेने के लिए 2-3 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। मेरे जो गुरु थे उन्होंने भी बता दिया कि जब मैं मतलब मेरी बर्थ थी उस समय एक रूल था, उनके पिताजी एक कंपनी में थे, मिल में थे, तो उन्होंने कह दिया था कि एक लड़का अगर हो गया, तो मेरे गुरु के पिताजी ने उनको बताया था, उन्होंने मुझे बताया कि अगर लड़का हो गया तो उधर 100 शेयर्स लेने थे विप्रो के, अगर लड़की हो गई तो 200 शेयर लेने थे। लेकिन कुछ कारणवश उनके पिता ने नहीं लिए थे। लेकिन अगर वो 100 शेयर उधर मतलब उस समय लेते, जब उनकी जो बड़ी बहन है उनकी बर्थ हुई थी तब लेते, तो आज 2,500 करोड़ उनकी वैल्यू होती थी। मतलब मैं ये क्यों उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि वो उस समय उनके पिताजी को अच्छी एक वैल्यू वाली सैलरी थी, तब भी वो लेने गए, क्योंकि उसका कारण ये था कि बहुत लंबी प्रोसेस थी, बहुत झंझट वाली प्रोसेस थी। उसके बाद जो हर्षद मेहता का क्रैश आया, उसके बाद बुल रन, क्रैश रन, उसके बाद जो कंपनियाँ चेंज, मतलब जो भी हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ 1991 में, उसके बाद मार्केट में जो भी टेक्नोलॉजी है उसका मतलब जो आगमन हुआ, इंट्रोड्यूस हुई 1996 में, जो देखा जाए तो उसमें आप देख सकते हैं कि 1996 में पहली बार NSDL जो शुरुआत हुई और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन शुरू हुआ। पर उससे पहले जो मोतीलाल ओसवाल का आप देखते हैं, मोतीलाल ओसवाल की जर्नी देखते हैं, तो उन्होंने 1987 में उनकी शुरुआत की, अपने वो सब ब्रोकरशिप जो है उसमें से ब्रोकरशिप में आए। उन्होंने सबसे पहला काम वही किया था कि पैसे कमाने के बाद अच्छा आइडिया चुना था। तो याद रखिए दोस्तों, अगर आप पैसा कमाते हैं, कहीं भी पैसा कमाते हैं, तो जो पैसा है वो 2 रुपया कमाया है तो आपको 2 रुपया खर्च करना पड़ेगा 20 रुपये कमाने के लिए, राइट आइडिया में। सो अगर आपको राइट आइडिया में इन्वेस्ट करना है तो आपको राइट मतलब जगह ही होना पड़ेगा, राइट लोगों के बीच होना पड़ेगा, क्योंकि आपके बीच की संगत, अगर रामदेव अग्रवाल मोतीलाल ओसवाल के साथ नहीं मिलते, दोनों साथ में नहीं जाते, वो कोई इंसिडेंस नहीं होता कि उनके भाई उनको पूछते कि यार ये फिजिकल जो है मुझे जाना वाना होता नहीं, कोई सब ब्रोकर हो तो मुझे बता देना, ट्रस्टेड। उस समय में ट्रस्टेड नहीं थे, तो वो सब खुद सब ब्रोकर बन गए, उसके बाद सब खुद ब्रोकर बन गए, बनते बनते आज दुनिया की एक अच्छी कंपनी में उनका नाम है, जिस पे कोई भी एक काला दाग नहीं है, कोई किसी भी स्कैम में इन्वॉल्व नहीं है, इवन 1992 के हर्षद मेहता के स्कैम में भी। अभी जब मैं पॉइंट में आता हूँ तो देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल इतनी अच्छी फर्म थी, लेकिन इसमें क्या है वो बात की जो अट्रैक्ट करती है मुझे या सब लोगों को, तो वह है रिसर्च। मोतीलाल ओसवाल जी की जो शुरुआत थी 1987 से, तभी से आज तक उन्होंने जो नॉलेज पे ध्यान दिया है, रिसर्च पे ध्यान दिया है, वो बहुत ज़्यादा गया है। जो मोतीलाल ओसवाल के अलावा इंडिया में बहुत कम ही कंपनियाँ हैं जो इतना रिसर्च करती है, रिसर्च पे विश्वास रखती है, बहुत कम कंपनियाँ हैं। तो वो इतना रिसर्च अच्छे से करते हैं कि 20% के आसपास के अमाउंट, 20% के अप्रोक्स 25% टू 25% वो जो अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं। अभी मान के चलिए पिछले साल उन्होंने अगर 4,000 करोड़ रुपए कमाया है, तो 400 करोड़ रुपए उन्होंने मतलब क्या किया है, 400 तो 800 करोड़ रुपए उन्होंने रिसर्च पे लगाया है। इतना तो उतना उन्होंने कैपिटल अगर रिसर्च पे लगेगा तब एक अच्छा रिसर्च निकलेगा, अच्छा रिसर्च हमारे पास आएगा तो हम अपने क्लाइंट को दे पाएंगे। अगर अपने अच्छे क्लाइंट को एडवाइस अच्छी अगर दी तो उसका बेस एक अच्छा रिसर्च ही हो सकता है और कुछ नहीं। आप एक गेटवे बना देंगे, एक अच्छा ब्रोकर आपके पास आएगा, XYZ ब्रोकर आएगा, शून्य ब्रोकर देगा, लेकिन अगर आपके पास अगर अच्छा रिसर्च नहीं हो, आपके पास अगर अच्छी डीप रिसर्च वाली एडवाइस ना हो, तो आप पैसा कमाएंगे इसकी बहुत कम चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छा रिसर्च वाला एक स्टॉक नहीं लेते, एक इक्विटी नहीं लेते, एक म्यूचुअल फंड नहीं लेते, एक बॉन्ड कोई भी हो, कुछ भी डिसीजन हो, विदाउट नॉलेज लिया जाए तो याद रखिएगा सबसे बड़ा लॉस उधर ही हो। अगर आप विथ नॉलेज एक स्टॉक लेंगे
तो आप सबसे अच्छा प्रॉफिट उधर ले सकते हैं, अच्छा गेन कर सकते हैं। सो पहली बात है कि आपको नॉलेज होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। गो फॉर ऑलवेज रिसर्च एंड नॉलेज। स्टार्ट फ्रॉम द नॉलेज। ऑलवेज you have to look at the first thing, the knowledge is important, research is important, and the qualification जो रिसर्च बनाता है उसकी क्वालिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है। सो मोतीलाल ओसवाल में सबसे टॉप जो पीपल्स है जो रिसर्च बनाते हैं वो बहुत अनुभवी हैं, बहुत दिनों से वो रिसर्च ही बना रहे हैं, 10-10 साल 20-20 साल। मेरे उम्र के जितने मतलब 27 साल के अनुभवी पीपल है उधर है, वो काम करते क्या है, सिर्फ और सिर्फ उतना अनुभव उनका एक ही है कि वो रिसर्च बनाते हैं। वो रिसर्च करते हैं, वो रिपोर्ट्स बनाते हैं, मॉर्निंग रिपोर्ट्स बनाते हैं, स्टॉक पे रिसर्च रिपोर्ट्स बनाते हैं, वोलेटिलिटी आइडियाज़ निकालते हैं, डिलीवरी आइडियाज़ निकालते हैं, स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ निकालते हैं, लॉन्ग टर्म सिग्नेचर पोर्टफोलियो के आइडियाज़ निकालते हैं। हेड मेरे जो कंपनी है आज के करंट के जो इक्विटी रिसर्च हेड है वो सिद्धार्थ खेमका है। अमेजिंग मैन है। आप अगर उनको पूछेंगे दुनिया की कुछ भी चीज़ पूछेंगे तो आपको एक तुरंत में बता देंगे। तो आप मोतीलाल ओसवाल में जब भी आएंगे, आज मोतीलाल ओसवाल का इतना नाम है, शोहरत है, उसकी नींव जो है वो नॉलेज और रिसर्च पे उनके पे टिकी है। आप उनको कभी भी रिसर्च रिपोर्ट्स आप पढ़ के देखिएगा। सो मैंने पहली बात जो की थी कि मैंने क्या की थी, ये रिसर्च, उसके कारण हमने मोतीलाल ओसवाल को चुना। और मोतीलाल ओसवाल 87 के आसपास से भी और आज भी रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान देता है। शुरुआत के दौर में उन्होंने धीरे धीरे करते इक्विटी में करते करते उसे वो म्यूचुअल फंड और अदर भी थिंग्स में आ गए 2010 में, फिर फाइनेंस में, सिविल मैनेजमेंट में, एसेट मैनेजमेंट में पहले ही थे। ऐसे करते करते एक्सपेंशन कर दिया। लेकिन मोतीलाल ओसवाल में आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो जो भी रिसर्च बनाते हैं कस्टमर सेंट्रिक होता है। आप ग्लोबल एनालिसिस ले लो जो कि आपको मार्केट आउटलुक में, मार्केट मॉर्निंग इंडिया रिपोर्ट में, और जो हमारे पास जो पार्टनर्स हैं उनके पास स्पेशल रिपोर्ट्स आते हैं, वो रिपोर्ट देखो, एकदम डीप रिसर्च होता है। एंड एक वेल नोन पीपल्स बनाते हैं, सबका रेफरेंस होता है, कहाँ से रिसर्च किया है, क्या हुआ है, रियल टाइम डेटा होता है। एंड 24/7 वॉचिंग जो सुपरवाइजिंग करने वाले लोग होते हैं। सो सबसे बड़ी बात यही है कि जो रिसर्च होता है वो बहुत वक्त के साथ और बहुत इत्मीनान के साथ किया जाता है। एंड मैंने एक रिसर्च के इस टॉपिक पे 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बात करना क्यों चाहा, तो मैं याद रखिए ये रिसर्च इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा आप मनी लूज करते हैं। तो उधर नॉलेज या रिसर्च, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ रिसर्च के कारण ही आप मनी लूज करेंगे। सो मैंने उसी के लिए चुना कि मोतीलाल ओसवाल का रिसर्च होता है। लेकिन मैं शुरुआत में बहुत फैसिनेटिंग था मार्केट के बारे में। तो हम दिवाली का जो है फर्स्ट टाइम मैंने 2019 में देखा था। 2019 में पहली दिवाली में जब मैं मार्केट की दूसरी दिवाली थी, लेकिन मैं एकदम फुल टाइम मार्केट में था तो अच्छा लगा। तो संजय भट्टाचार्य एंड रामदेव अग्रवाल और रमेश धमानी ऐसे लोग थे। आई थिंक कुछ ऐसे एक ही दिवाली थी तो दोनों साथ बैठे थे। संजय भट्टाचार्य एकदम ब्रिलियंट मैन है मार्केट में, और रामदेव अग्रवाल जी, तो उनका मैं पॉडकास्ट देख रहा था। CNBC का बड़ा पॉडकास्ट था, कुछ इंटरव्यू था। तो उनमें जो पहली बार मैंने रामदेव अग्रवाल जी को सुना एंड संजय भट्टाचार्य जी को सुना तो मैं उनका फ़ैन बन गया। उनकी जो कहने की बात है, जो उनका हम्बलनेस है, जो उनके काम करने की तरीका है, समझाने का तरीका है, वो उनका जो डीप रिसर्च है, उनके जैसा इंसान मार्केट में मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं। बहुत जेम स्टोन्स है। मुझे लगता है मार्केट में अगर इतने गहरे लोग, इतने सहज लोग, इतने बड़े लोग अगर काम करते हैं तो इनको फॉलो करके मैं भी कुछ मतलब मेरी ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँगा, मैं कुछ बड़ा अचीव करूँगा इन लोगों को फॉलो करके। रामदेव अग्रवाल जी को, संजय भट्टाचार्य जी को, रमेश धमानी जी को। मुझे अभी मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में काम करूँगा। जैसे कि रामदेव अग्रवाल जी ने ठान लिया था कि स्टॉक मार्केट में ही करना है, तो मैं तब से एकदम बड़ा फैन बन गया। मैं फिर रामदेव अग्रवाल जी को सुनता था, संजय भट्टाचार्य जी को सुनता था, अजय केडिया जी को मैं सुनता था। ऐसे सुनते 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 हम बड़े आगे बढ़ते गए। लेकिन उसमें एक बात ध्यान में आ गई कि मोतीलाल ओसवाल जो है वो सबसे बड़ी कंपनी है। मोतीलाल ओसवाल
वेल्थ मैनेजमेंट में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, मतलब अगर एग्जैक्ट नंबर देखे जाए तो 1 लाख करोड़ 70,000, उसमें 1 लाख करोड़ से भी ऊपर 70,000 करोड़ है। 1.70 करोड़ के आसपास इतना लाख करोड़ के आसपास ये टर्म जो मैनेजमेंट है वेल्थ मैनेजमेंट में होता है। 1,70,000 करोड़ वो मैनेज करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट में। अभी एसेट मैनेजमेंट की तरफ देखा जाए तो एसेट मैनेजमेंट में इतना फंड वो एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं, वो फंड मतलब जो है एरिया में है एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख करोड़ है, जो कि इन दोनों के साथ, इन दोनों नंबर की फिगर के साथ मोतीलाल ओसवाल को इंडिया की टॉप कंपनी बनाता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, जो टॉप 1 से टॉप 10 तक सिंगली फर्म है मोतीलाल ओसवाल जो काम करती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक कंपनी है इतना एसेट बनाती है। तो कुछ तो कारण होगा लोग इतना जो ट्रस्ट रखते हैं मोतीलाल ओसवाल पे। क्या मतलब वो बात है जो मोतीलाल ओसवाल में कि अलग है कि लोग यहाँ पे आते हैं, लोग देखते हैं कि चलो मोतीलाल ओसवाल की ये चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें हैं, मुझे उस पर ट्रस्ट है, इस कारण मैं मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड चूज़ करूँगा, मोतीलाल ओसवाल के चूज़ करूँगा, मोतीलाल ओसवाल के PMS चूज़ करूँगा, और रिसेंटली जो उन्होंने IIT का IMP किया है वो IIP चूज़ करूँगा। उसका पहले भी कारण है कि वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज, उनका जो लॉन्ग टर्म व्यू है, उसके बाद उनका जो डीप रिसर्च है, आपको ये नाम जो है रिसर्च का वो बहुत बार सुनने को मिलेगा। सो उनका जो डीप रिसर्च है थर्ड, वो आपको बहुत मतलब अच्छे जो हायर रिटर्न्स है वो कम रिस्क में देते हैं। अभी ये जो है तो वो मेरा ऑब्जर्वेशन है, अभी उनके हायर जो परफॉर्मर है, जितने भी टॉप परफॉर्मर म्यूचुअल फंड्स है उनमें से मोतीलाल ओसवाल आपको मिलेगा ही। आपको मैं 2 एग्जांपल बताता हूँ। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक अगर फंड आपने लिया तो उसका 28% का कैगर है, 28% का कैगर पिछले 5 साल में है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप का फंड पिछले 10 साल में देखा जाए तो 20% का कैगर दिया है इसने। सो अगर आप मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप छोड़ के अगर आप बोलेंगे भाई मोतीलाल ओसवाल का एक स्टॉक मतलब एक स्टॉक भाग गया, एक म्यूचुअल फंड भाग गया तो मोतीलाल ओसवाल ग्रेट हो गया, ऐसा नहीं। मोतीलाल ओसवाल का आप लार्ज कैप मिड कैप देखिए 22 to 23% के अप्रॉक्सीमेटली उतना जो रिटर्न कैगर है आप चेक करिए, उतना रिटर्न पिछले 5 सालों में मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप मिड कैप में दिया है, 23% का कैगर। आप मोतीलाल ओसवाल का BSE इंडेक्स फंड देखिए, उसमें भी 30% से कैगर में रिटर्न दिया है म्यूचुअल फंड के। अगर मैं जो बोलता हूँ नंबर्स 1% इधर उधर हो सकते हैं तो आप क्या करिए गूगल में चेक करिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल था कि मोतीलाल ओसवाल के डीप रिसर्च एंड जो स्ट्रेटजी है, जो मार्केट को देखने का तरीका है, वो मार्केट फुल टाइम काम करने का जो पैशन है वो सबसे अलग बनाता है। मोतीलाल ओसवाल में ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे अगर SBI बैंक है, कोटक बैंक है, उनके भी म्यूचुअल फंड आते हैं, और बहुत सारे कंपनीज हैं, जो आदित्य बिरला है, बहुत सारी कंपनी हैं वो भी म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करते हैं, ऑनली सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड करते हैं, ETFs है या और बॉन्ड है और भी है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल क्यों इतना बेहतर काम कर पाता है, आपको समझना है तो आप समझ लीजिए, ये अपने जीवन में भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब फायदेमंद होगा। एक इंसान, अगर एक स्टोरी से आपको बताता हूँ, एक इंसान है जो पकड़ लीजिए कि इसका नाम है श्याम, जो दिन भर एक ही काम करता है 20 साल से, एक ही काम करता है, तबला बजाता है 20 साल तक। एंड दूसरा एक बंदा है, उसका नाम है राम। अगर वो बंदा क्या करता है 2 सालों में इंस्ट्रूमेंट बदलता है, पहले साल क्या बजाएगा, तबला बजाएगा, अगले साल गिटार बजाएगा, उसके अगले साल, ऐसे करते 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 10 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में माहिर हो जाता है 20 सालों में, ठीक है। एक है श्याम, एक है राम। श्याम अगर तबला बजाता है 20 साल के लिए एंड राम अगर बजाता है तबला 2 सालों के लिए, ऐसे करते करते 10 इंस्ट्रूमेंट में वो क्या करेगा, माहिर हो जाएगा। अभी आपको डिसीजन लेना है कि आपके अपने एक गाँव में, अपने शहर में एक प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम अरेंज किया है आपने, तो आप क्या करेंगे, आपके प्रोग्राम के लिए बेस्ट पीपल्स आएंगे, PM आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, ऐसा प्रोग्राम है।
तो आपको अगर उसको चुनना है, ये दोनों में से चुनना है किसी को कि आपके प्रोग्राम में परफॉर्मेंस करने के लिए, दोनों की फीस सेम है, परफॉर्मेंस करेंगे, तो आप किसको करेंगे? आप करेंगे शाम को। क्यों? मैं भी शाम को ही करूँगा। मोस्ट ऑफ द पीपल बोलेंगे शाम को करेंगे, क्योंकि शाम जो है, क्योंकि अगले पिछले 20 सालों से एक ही काम कर रहा है। उसका डीएनए में तबला है, उसके ब्लड में तबला है, उसके हाथों में तबला है, और अगर उसके हाथ में आप थैली भी दे दो, उसके पास में ड्रम दे दो, तो भी वो उतना अच्छे से बनाएगा उसको, उससे अच्छे से साउंड धुन निकलेगा कि आपके कान को अच्छा लगेगा। ठीक है? क्योंकि अगर वो गलत भी हो गए, उस आपके प्रोग्राम में वो गलत भी हो गया, तब भी वो एक्सलेंट परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसका डेली काम, और 20 सालों से एक ही काम था, वो एक ही काम करता था, वो तबला बजाता था, और वो एकदम बड़ा उस्ताद बन गया उसमें। इसीलिए हम उसको मतलब डिसाइड करते हैं, जो जो इंसान एक ही सेक्टर में कंटिन्यूसली काम करता है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं करता, वो इंसान उसमें अच्छा काम कर सकता है, आपको पता है। सो मोतीलाल ओसवाल भी ऐसा ही कुछ है। मोतीलाल ओसवाल शाम है जो एक ही काम करता है पिछले 38 सालों से, 38 सालों से एक ही काम करता है। मोतीलाल ओसवाल रिसर्च करता है, मोतीलाल एडवाइस देता है, मोतीलाल ओसवाल जो भी फाइनेंशियल, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट में काम आता है, उसमें एक्सपर्टी लेके बैठा है। उस वहाँ से आज तक वो अपना जो काम है वो दिन ब दिन अच्छे से करने की कोशिश करता है। उसी कारण वो इतने अच्छे रिटर्न दे पाता है। अभी मोतीलाल ओसवाल अच्छे रिटर्न देता है, इसीलिए अगर मैं तो सिर्फ मैं चूज करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये गलत है। मुझे मोतीलाल ओसवाल चुनने की ज़रूरत थी कि मैं खुद अपना एक एक्सपीरियंस, आपको एक अनुभव एक है कि मुझे लगता है कि अगर आप एक अच्छी कंपनी में हैं, तो आपका भविष्य जो है, आपका जो आपकी की संगति है, आपकी जो कंपनी है, आप अगर अच्छी होगी, तो आपका भविष्य भी अच्छा बन सकता है। अगर मोतीलाल ओसवाल में है, तो आपका भविष्य भी अच्छा बनेगा। अगर आप मेहनती हैं, अगर आपके पास एकदम पैशन है इक्विटी मार्केट का, वेल्थ मैनेजमेंट का, आपके पास एक्सपीरियंस है मिनिमम 7 to 8 साल का, तब आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में आ सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल को चुन सकते हैं, तभी काम कर सकते हैं। ऐसा मुझे मेरे दोस्त ने बताया। अभी जब मैं मोतीलाल ओसवाल को चुन रहा था, तो मुझे लगता था कि यार भाई, मैं इतना मोतीलाल ओसवाल को मैंने भी सुना है, वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में सुना है, खुद मुझे वेल्थ मैनेजमेंट में आगे जाके बहुत ज़्यादा काम करना है, तो मोतीलाल ओसवाल में कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इतनी बड़ी कंपनी है, मुझे लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं आज देखता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी सिस्टम है अंदर से। जैसे मेरे एकदम मीडियम से लेके मेरे हेड क्वार्टर्स तक, मतलब जो भी टॉप हायरार्की में लोग हैं, वो आपको एकदम अच्छे से हेल्प करेंगे। लेकिन आपको भी, आपके अंदर भी वो कला होनी चाहिए, आपके अंदर भी वो पैशन होना चाहिए, आपके अंदर भी नॉलेज होना चाहिए, आप भी भागने चाहिए उतना जितना कंपनी जहाँ आपके साथ दौड़ेगी। तो अगर आपका कोच अच्छा होने से कुछ नहीं होता, आप भी अच्छे होने चाहिए, आपके अंदर भी वो मतलब मिल्खा सिंह जी बोलते हैं कि अगर किसी के अंदर मादा है वो करने का, वो कर लेगा। तो आपके अंदर मादा होना चाहिए, समझे? वैसे हमें भी बहुत एकदम ब्लड में सब माए रखी है, इक्विटी में ही करेंगे, तो हमने वो चुन दिया। उसके बाद हम 2 सालों से 4 सालों से यही कर रहे हैं। उसके पहले भी मार्केट में थे, आज भी है, और अंत तक भी मार्केट में रहेंगे, मोतीलाल ओसवाल के साथ साथ चलेंगे। तो अगर मोतीलाल ओसवाल में आए हैं, चुना है, और पंढरपुर में ही किया है, अगर मोतीलाल ओसवाल को लिया तो पुणे में नहीं क्यों गया? इसका सवाल का अगर जवाब दिया, तो मैं बहुत मतलब अच्छा काम करूँगा आज, क्योंकि सब बहुत लोग मुझे यही पूछते हैं कि क्यों पंढरपुर क्यों। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जीवन में एक उदाहरण के साथ ही बताता हूँ। मेरे जीवन में मैंने बहुत उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी जो है, दूर से लोगों की देखी है। एक 7-8 साल के अनुभव से मैं लोगों के साथ बैठता था, उठता था। तो मैं स्टॉक मार्केट में मेरे पहले जो काम जहाँ मैं करता था, जहाँ पे हम पार्टनर थे, वहाँ पे हम टीचिंग का काम भी करते थे, लोगों को सिखाते भी थे कि एक इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, क्या है। अभी तब करते थे, तो लोगों के हम ज़्यादा वो मतलब सुनते थे कि भाई हमें कैसे लोगों ने ठगा है, लोगों ने कैसे मतलब फैमिली वालों ने ठगा है, फैमिली फ्रेंड्स ने ठगा है, परिवार वालों ने ठगा है। वैसे इन चीज़ों का अनुभव मुझे भी था
कि भाई बच्चा था हम भी, लेकिन हमको भी हम इस बात का इस चीज़ का हम भी विक्टिम था। तो हमें भी पता था कि क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। सो एक स्टोरी है कि जहाँ पे एक इंसान आता है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो मेहनत से पैसा कमाता है, उसके पास 10-20 लाख रुपए होते हैं, और उसके दोस्त रहते हैं जो आते हैं बोलते हैं कि भाई तो ये क्या कर, ये पैसे मुझे दे दे, मैं आपको ब्याज पे जो ले लूँगा और आपको पैसे दे दूँगा। और उसके पास जो पैसे लेते हैं दोस्त उसको कभी लौटाते ही नहीं, उसको बस ब्याज मिल जाता है, ब्याज मिल जाता है, लेकिन उसकी ग्रोथ कभी होती नहीं। उसको लगता है कि ये दोस्त मेरे काम आएंगे, ये दोस्त आगे जाएंगे तो काम आएंगे, आज नहीं दूंगा तो नाराज़ हो जाएंगे, रिश्तेदार पैसे नहीं दूंगा तो नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन वो सबको प्रॉब्लम कब कब होती है कि आपके पास कितना धन है आपको लोगों को बताओ तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए अगर आपके दोस्तों से आपको या रिश्तेदारों से आपको मतलब रिश्ता अच्छे से निभाना है, तो मेरी पहली एडवाइस रहती है कि भाई आप क्या करें कि पैसा किसी को मत बताइए कि कितना है। लेकिन ये जो जब होता है, जब होता है आप किसी को पैसा देते हैं आपको वापस नहीं देता, या आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है जो राइट तरीके से नहीं होती तो आपको प्रॉब्लम होता है। इन सारी चीज़ों से यहाँ पे क्या कनेक्शन है मैं आपको बताता हूँ। अब जब जब एक प्रॉब्लम होता है तो जब आपके पास 500 की नोट जब होती है, तो 500 की नोट 500 की नोट नहीं है, याद रखिए। वो 500 की नोट परिवार का फ्यूचर है, परिवार का भविष्य है, बच्चों का शिक्षण, बच्चों का भविष्य है। अगर आपके पास ये 500 रुपये आपके बच्चों के शिक्षण के लिए आपने रखे हैं, आपकी एजुकेशन के लिए रखे हैं, शिक्षा के लिए रखे हैं, तो ये 500 रुपये उसके काम आएगी। वो अच्छी शिक्षा लेगा, अच्छी शिक्षा लेगा तो अच्छे परिवार के साथ वो अपना संबंध बनाएगा, अच्छे परिवार के साथ संबंध बनाएगा, उसके बच्चे भी अच्छे शिक्षण लेंगे। ऐसे करते 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 वो एक अच्छे स्तर पे उसकी लाइफ लेके जाएगा। उसी के उल्टा अगर आपने 500 रुपये किसी को दिए तो आपका क्रेडिट जो है ख़त्म, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप अच्छी शिक्षा दे नहीं पाएंगे, इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। 500 रुपये है जिसकी पोटेंशियल 5,000, 50,000, 5 लाख तक जाने की है, 5 करोड़ तक जाने की है, उसको आप उधर ही किल कर देंगे। जब आप मेहनत से पैसा कमाते हैं तो वो जो होता है वो सीड की तरह होता है, वो बीज की तरह होता है। वो बीज जब भी आप कमाते हैं, जो पैसा है उसको बीज कहते हैं हम। जो पहली बार अगर पैसा कमाते हैं वो बीज की तरह होता है। अगर वो बीज राइट म्यूचुअल फंड में, राइट इन्वेस्टमेंट, अगर आप मतलब राइट मिट्टी में, एक अच्छी मिट्टी में नहीं डालेंगे, उसका अच्छा टाइम अगर नहीं देंगे, तो उसका जो पैसे का जो मूल्य है वो बढ़ेगा नहीं। आप उसको बीज को कमाए, किसी को दिया तो ख़त्म हो जाएगा नहीं, अगर नहीं तो आप आपने कमाया और आपके पास ही रखा, उसको कुछ किया भी नहीं, तब भी उसकी वैल्यू डिप्रिशिएशन और महंगाई से कम हुई होती जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके अगर पैसे आपके साथ है तो पहली बात कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप किसी को मत बताओ। सेकेंड बात कि आपको जो पैसा है वो सेव करके रखेंगे तब भी वो पैसा बढ़ेगा नहीं। सो उसको क्या करें, आपको मतलब उसको इन्वेस्ट करना है। और थर्ड बात जो है तो आपको ये जो इन्वेस्ट किया है वो भी किसी को नहीं बताना। लेकिन थर्ड जो बात है वो आपको एजुकेशन है। आप मुझे तो लगता है कि थर्ड वाली चीज़ों से ही शुरुआत करें, पहले एजुकेशन दे दें, लिटरेट हो, और उसके बाद आपका जो इनकम है उसको सेव करें और इन्वेस्ट करें। पर इन सभी प्रॉब्लम से मैं यही सीखा कि एक दिन बाद सीखा कि भाई पहले नॉलेज दे दो, अच्छे लोगों के साथ संगति करो, अच्छे साथ के लोगों के साथ बैठो और अच्छी इन्वेस्टमेंट करो। जी इन्वेस्टमेंट लोगों के आंखों में ना आए, लोगों को पता ना चले, ऐसे इन्वेस्टमेंट करो और लोगों को कुछ मत बताओ, तो आपकी लाइफ है जो ईजी हो जाएगी। ठीक है। अगर ये जो लोग फंसते हैं, जितने भी लोग फंसते हैं, इवन आपके यहाँ पे जितने भी लोग विक्टिम बने हैं, तो उसमें से 50% केसेस जो है ना रिलेटिव्स होते हैं, आपके आसपास के लोग होते हैं, आपके भाई बहन, तो कुछ भी हो वही वो लोग होते हैं कि भाई कल देता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, मेरे पास पैसे दे, अब हम ज़मीन लेंगे, वो गायब हो जाते हैं। तो आपको किसी पे भी विश्वास नहीं रखना पैसों के मामले में। इवन अगर आप किसी के पास इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाते हैं तो उसको भी नॉलेज के साथ उसको क्रॉस चेक करिए, उसको बोलिए कि आपका जो भी एडवाइजरी नंबर है आप उनको दिखावे, ब्रोकरशिप का नंबर है वो हमको दिखावे। सो उसके साथ ही आप जाइए, उसको क्रॉस चेक करिए, उसका नॉलेज देखिए। अगर आप भी मेरे पास आएंगे
ये वीडियो देख के आएंगे भी, अगर आएंगे या तब भी आप मुझे मैं पूछिए कि एड आपका जो NSC का है, BSc का है, और रजिस्टर कोड क्या है, दिखाओ मुझे, वो PDF दिखाओ। उसके बाद आप जो हमें बताने वाले हैं, तो मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या करना होगा। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है तो मैं उसका डिवाइडेशन कैसे करूँ, उसका नॉलेज देखिए, ग्लोबल एनालिसिस पे नॉलेज देखिए, उसका बिहेवियर देखिए, एक लंबे समय तक उसको जांचिए, मिनिमम उसको 3 4 5 6 महीने उसके साथ वक्त बिताए, उसके बाद वो डिसीजन ले। आप किसी को भी किसी के भी ऊपर इतना विश्वास ना रखें कि भाई आपको वो ठग लेके जाए, समझे। आप पहली बात आपने रिश्तेदारों से बचे, आपने सगों से बचे। अभी ये बात बता रहा हूँ तो आपको लगेगा यार भाई ये तो मतलब ये चीटिंग कर रहा है, घर में मैं चीटिंग करूँ क्या, मेरे भाई से चीटिंग करूँ क्या, मेरे दोस्त से करूँ क्या, बाप से करूँ क्या। लेकिन याद रखिए, अगर आप फाइनेंस जो ऐसी चीज़ है, पैसा ऐसी चीज़ है, अगर इसको, ये लक्ष्मी ऐसी चीज़ है, इसको अगर आप पकड़ के नहीं रखेंगे ना तो ये दिमाग पे बैठेगी, आपके दिमाग में बैठेगी। अगर ये ऐसी चीज़ है, पावर, इफ़ यू डोंट कंट्रोल द पावर, पावर विल कंट्रोल यू, ये सिंपल थिंग है। या दूसरा भी एक कोट है मेरे पास, मैंने ही बनाया है, लक्ष्मी उनके हाथों में ही जाती है जो संभाल सकते हैं। अगर आप किसी को दे रहे हैं लक्ष्मी को, हैंड ओवर कर रहे हैं, इसका मतलब एक ही है कि आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, वो संभाल रहा है, आप नहीं संभाल रहे हैं। तो आपको अपनी लक्ष्मी को संभाल के रखना है, ये पहली बात है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन्हीं कारणों के मतलब मैं ज़्यादा मैं देखा कि पंडरपुर के जैसे जो अर्बन एरियाज है, संगोला है, मंगलवेढ़ा है, बारामती, ये जो एरिया है, इनके आसपास बहुत कम लोग हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है कि जहाँ पे बहुत कम लोग हैं, मतलब उसमें जैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, जेन्युइनली काम कर रहे हैं, जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। खुद हम व्यक्ति में हैं तो हमें पता है कि, मुझे पता है, मेरी फैमिली में मैंने देखा है कि अगर एक पिता के पैसे जाएंगे किसी, मतलब किसी भी चक्कर में, मतलब अगर तुम्हारे पास है, मेहनत का पैसा है, और किसी भी, अगर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट आपको पता नहीं है, आपको राइट वे में पता नहीं है, पाथ नहीं पता, आपके दोस्तों का उन्होंने दिया, कुछ भी हुआ, आपके पैसा वो निकल गए, और जो लक्ष्मी थी वो निकल गई। तो उनके जो बच्चे हैं वो जो चाहते हैं वो सीख नहीं पाएंगे। वो अगर सीख नहीं पाएंगे तो जहाँ जाकर रहना चाहते हैं वो वहाँ पर जाकर रह नहीं पाएंगे। वो नहीं होगा तो अच्छे लोगों की संगति में नहीं आएंगे, बड़ी आइडियाज़ नहीं आएंगे, बड़े बिजनेस नहीं होंगे, वो चीज़ें वो है, उनको फेस करना पड़ेगा। तो मैंने खुद वो फेस किया है। तो मुझे लगता था कि भाई मैं कुछ, मेरे पास नॉलेज है तो मैं बिजनेस भी बनाऊँ और ऐसा कुछ करूँ कि सोसाइटी में, कि मैं मतलब जो मैंने सहा है वो किसी को सहने के लिए वो ना आए। पर मैं अब सबको तो नहीं कर सकता, लेकिन जितने लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, जितने लोगों को तक मैं कनेक्ट हो सकता हूँ, तो उनको मैं वो बता सकता हूँ। अभी वीडियो के द्वारा मैं आपको बताता हूँ, जितने जितने लोग वो भी देख रहे हैं, तो आपको मैं बताता हूँ। सर पहली बात, आप कभी भी भाई किसी पर भी विश्वास मत रखें, एवं किसी अपने सगे भाई पर भी, तब तक नहीं जब तक वो समझ में आए कि भाई एक करता क्या है, एक चीज़ क्या है। आपको जो समझ में आए वही बिजनेस करिए, वही पे इन्वेस्ट करें, वही पे इन्वेस्ट करें, वही बिजनेस करें जो आपको समझ में आए। जो समझ में नहीं आए वो मत करिए प्लीज़। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट बहुत अच्छा है, तब भी मत करिए जब तक आपको नहीं लगता ये मार्केट अच्छा है, ये इन्वेस्टमेंट अच्छा है, म्यूचुअल फंड अच्छा है, बॉन्ड अच्छा है। लेकिन आप गलत भी मत करिए, आप खुद गलत मत करिए, आपके पैसों से आप मत खेलिए, आप मत बेटिंग लीजिए, कुछ भी मत करिए। ये 2 टका 3 टका 4 टका जो मैं पैसे महीने का बना के देता हूँ, ऐसे लोगों के भवन में मत जाइए, प्लीज़ मत जाइए। क्योंकि क्या होता है, आप जब एक चीज़ों करते हैं, इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं ना, तो आप खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, 50% से भी ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अपने पैसों को आपको ही उसको, मतलब आपके लक्ष्यों को, घर की हो, पैसों की हो, मतलब किसी भी लक्ष्मी को आपको ही उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसको निवेश करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। आपको अमीर बनना है, आपको गरीब बनना है, या कुछ भी बनना है, उसके बीच की जो लाइन है ना वो नॉलेज है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, और आपको गरीब बनना है तो नॉलेज मत लीजिए, शिक्षा मत लीजिए। सो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप
कुछ भी मत करिए विदाउट नॉलेज, विदाउट डीप रिसर्च, विदाउट खुद के एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस। सो अगर आपको ये सीखना है या कुछ करना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। NISM खुद NISM के प्रोग्राम है जहाँ पे आपको फ्री में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। NISM.com आप टाइपेंगे तो उसमें फ्री मनी ट्रांजेक्शन क्या होता है, सेविंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उस पर फ्री लेक्चर्स हैं, आप उस पर से सीख सकते हैं। हम उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए हम कंट्रीब्यूट करते हैं, हम फ्री में सिखाते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, कैसे निवेश करें, क्या 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 चीज़ें वो सीखिए। उसके बाद अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है ना तो एक पहली बात आप खुद सीखिए और आपके बच्चों को पढ़ाइए, बहुत पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए। पैसों के बारे में पहले पढ़ाइए। जो चीज़ है कि जो आपके पूरे जीवन पे जो प्रभाव डालती है वो पैसा है। अगर उस चीज़ को आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे? आप बच्चों को बार बार वही बोल रहे हैं कि यार मुझे पैसा कमाने के लिए बहुत कष्ट होता है, मुझे मतलब किसी ने लूटा, मैंने किसी को लूटा। ये चीज़ें जो हैं सुबह से शाम तक चलती है। पैसा ऐसी चीज़ है जहाँ पे रिचार्ज हो, जहाँ पे ब्रश हो, जहाँ पे कपड़े हो, कुछ भी हो, छोटी छोटी चीज़ों से, आपकी कार हो, खाना हो, कुछ भी हो, पैसा से आता है। आप जहाँ पे अपने बच्चों को दाखिला लेते हैं वहाँ पे पैसा लगता है। तो बात यही है कि जो चीज़ अपनी मटेरियलिस्टिक दुनिया में सबसे ज़्यादा चलती है उसके बारे में बच्चों को सिखाइए, बच्चों को बताइए कि पैसा पैसा नहीं है, लक्ष्मी है, आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। अगर आप ये कुरकुरे में उड़ा देंगे तो लाइफ आपकी कुरकुरे जैसी हो जाएगी। सो आपको ये पता ना हो जाए, आपको बताना होगा कि सेविंग कैसे करनी है, बचत कैसे करनी है, लोग बड़ा ये जो पैसा है उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, हम्बल कैसे रहना है, सही चीज़ों को कैसे मतलब कंज्यूम करना है। आपको अगर हल्दीराम की भुजिया खानी है तो हल्दीराम का एक स्टॉक भी ले लीजिए। आपको कभी बुलेट लगा चलानी है मतलब ये बच्चों को आपको सीखना है कि आपका अगर बुलेट पसंद है तो बुलेट पहले शेयर मोटर का शेयर लीजिए। इन चीज़ों पे ऐसा नहीं है कि उठते जाओ और मतलब शेयर ही देते जाओ, कुछ भी नहीं। मतलब ये लोगों का भी ऐसा भी होता है कि यार कुछ भी उठो है तो ऐसे भी थोड़ा सा एडिक्शन हो जाता है कि मुझे मारुति के लिए नहीं तो मारुति के शेयर लो, ऐसा भी नहीं है। मतलब ऐसे एक उदाहरण क्या होता है कि आप जो कंज्यूम करते हैं, आप जो जो आप कंजम्पशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पे आपका पैसा जाता है, जहाँ पे आप भोक्ता होते हैं, वहाँ से हट के आप प्रोड्यूसर बने, आप क्रिएटर बने, आप जहाँ पे कुछ ओन करें। आप तो एक्सपेंस दोनों साइड में करेंगे, बाइंग करेंगे शेयर तब भी एक्सपेंस करेंगे, और बाइंग करेंगे शेयर जो कंपनी है उसका प्रोडक्ट तब भी एक्सपेंस करेंगे। लेकिन याद रखिए जो प्रोडक्ट हल्दीराम की भुजिया लेने के लिए एक्सपेंस करते हैं तो उसके बाद वो याद नहीं रहेगा आपको और आपको कुछ उसका फील भी नहीं आएगा। लेकिन जो उसके हल्दीराम का शेयर लिया है वो जो फील है वो कंपाउंड के साथ आएगा। सो आपको उनको सिखाना पड़ेगा। सो मुझे एक मोटो था पहले से कि भाई मतलब अगर एक एक मतलब मैं खुद अरमान धवन का फ़ैन हूँ तो अरमान धवन ने बोला था कि उनके मतलब माँ जी उनको बोला था कि आप कभी फाइनेंशियली इमोशनली किसी को चीट मत करिए, क्योंकि फाइनेंशियली चीट करेंगे तो फैमिली पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं किसी के लाइफ में थोड़ा सा अंतर ला सकूँ मेरे थोड़ी सा नॉलेज से, थोड़े से हम्बल मतलब जो एफर्ट्स है उससे, तो मैं किसी के लाइफ में थोड़ा सा बदलाव लाऊंगा तो बहुत बड़ा बदलाव उसके लाइफ में हो जाएगा। अगर मैं उसको फ्री में सिखा दूँ कैसे करना है, क्या करना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, थोड़ा सा वो हम मोतीलाल ओसवाल के थ्रू एडवाइस देंगे उसको तो बहुत फर्क पड़ेगा। इसीलिए मुझे लगा कि अगर मैं पुणे में करूँगा तो मेट्रो सिटी में इसकी ज़रूरत है नहीं। अगर मैं ये शुरू करूँगा पुणे में, बेंगलोर में शुरू करूँगा, दिल्ली में शुरू करूँगा तो इसकी ज़रूरत लोगों को वहाँ पे ज़्यादा है नहीं। अगर जो ज़रूरत ज़्यादा है वो अपने गांव खेड़ों में ज़्यादा है। तो मैंने शुरू किया कि वो जहाँ पे हमने सीखा है, जहाँ पे हमने कुछ कमाया है, उस भूमि में अपने विट्ठल के पंढरपुर में हम शुरू करेंगे, पंढरपुर की नगरी में। तो हमने शुरू किया है। आज भी वही एक विज़न है कि भाई सबसे ज़्यादा लोगों को हेल्प करें, सबसे ज़्यादा लोगों को रिसर्च पहुँचाएँ, लोगों को बताएं कि निवेश क्या होता है, बचत क्या होती है, आप क्या करना चाहिए। आपके नाम पे पैन कार्ड पे जो इन्वेस्टमेंट हो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। निवेश कैसे, मतलब सबसे बड़ी बात है कि निवेश इसे कहते हैं जो आपके पैन कार्ड पे आता है, आपके नाम पे होता है, आपके रेगुलेटरी होता है। अभी लोगों का बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि भाई अगर मैं
इन्वेस्ट करूँगा और किसी को पैसा तो दूंगा, मतलब 1-2-4 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँगा इस तरीके से कि मैं ये पैसा किसी एक्स इंसान को दे दूंगा और 2% ब्याज महीना दे दूंगा। तो ये भाई ये पूरी तरह से आपने किया हुआ ये व्यवहार है, ये ट्रेड है। आपने अपने पॉकेट से पैसा निकाल के किसी और के पॉकेट में पैसा डाल दिया, तो वो क्लियरली वो एक ट्रेड है, एक व्यवहार है। उसको आप कभी भी मत बोलिए कि वो भी इन्वेस्टमेंट है। सो अब इन्वेस्टमेंट और एक जो व्यवहार है उसका बीच का डिफरेंस है, आप समझ लीजिए। एक बीच का डिफरेंस इतना ही है, इतना ही अंतर है कि लक्ष्मी आपके लिए काम करेगी या दूसरे के लिए काम करेगी। आपको खुद के नाम पे, खुद के पैन कार्ड पे एक सही चीज़ जो एकदम अच्छे से बढ़ेगी, आपके एक अच्छे एडवाइज़र के साथ कंसल्ट करके आपको लेना है। और इन्वेस्टमेंट करने के साथ भी ऐसा नहीं है कि जितना भी है उसको सबको लगा दो, ऐसा भी नहीं। एक ही चीज़ में सब कुछ लगा दो, ऐसा भी नहीं। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वाइजली करो। उसको जितना भी आपका जो है उसको एडवाइज़र को बता दो, मेरे पास इतना पैसा है, अभी मार्केट ऐसा है वैसा है, जो भी है इसमें से कितना मैं SIP करूँ, कितने से मैं ETF करूँ, कितने से मैं गोल्ड ले लूँ, कितने से मैं ज़मीन ले लूँ, कितने से मैं स्टॉक ले लूँ। इन इन चीज़ों पे आप चर्चा करिए, विस्तार से इस पर ध्यान दीजिए कि हमारा पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाई होना चाहिए। अगर ये इन चीज़ों पे आप अगर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे या आपको कोई विक्टिम बनाते जाएगा कि भाई ये ले लो 4,000 रुपये और मुझको 400 रुपये महीना का ब्याज दे दे, तो ये अगर कि ये आप जो करके अमीर बन रहे हैं वो बेटे को नहीं आएगा। ये इतनी चालाकी, इतनी होशियारी बेटे के पास नहीं आएगी। तो आपको जो भी करना है वहाँ से रियल इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, रियल रिटर्न आना चाहिए, रियल प्रॉफिट आना चाहिए। जहाँ पे आप कुछ काम भी नहीं करो तो उस वहाँ से प्रॉफिट आना चाहिए, उसको रियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अभी बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताई है। मोतीलाल ओसवाल पंढरपुर में लेने की पहली चीज़, जो पहली बात है वो यही है कि भाई हमें लगता था कि हम यहाँ इस एरिया में जहाँ पे बहुत सारे मतलब मैं रिसेंटली छोटे छोटे मोटे व्यवहार देखे हैं लोगों के, जहाँ पे व्यवहार में लोग स्टॉक मार्केट में नाम लेते हैं, बिटकॉइन का, फॉरेक्स का, कि मैं इतना इतना रिटर्न आपको देता हुआ और आप मुझे क्या करिए, पैसे दे दीजिए, आपको मैं पैसे बना दूँ। ये सरासर ये धंधुले गए, उनको जहाँ भी पकड़े ना उसको 2 तमाचे लगा देना, क्योंकि ये गलत है। कोई अगर किसी को पैसा दे वो गलत है, ले उस गलत नहीं है, वो तो मतलब उसको आपको फंसाने के लिए बैठा है। ये आपके हाथ में है कि आपको मतलब वो मतलब क्या करना है, फ्रॉड खुद मतलब विक्टिम बनना है कि नहीं बनना है। आपको उतना यू हैव टू बी टेक नॉलेज अबाउट दैट। आपको रिस्पॉन्सिबल बनना ही पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो 500 रुपये कमाने के लिए दिन का मेहनत कर रहे हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी में निकाल देंगे आप 500, 1000, 400, 200 कमाने के लिए दिन दिन भर काम करेंगे, 4-4 हज़ार कमाने के लिए दिन भर काम करेंगे, लेकिन वही 4,000, वही 500 रुपये अगर कहीं निवेश करने की बात आ जाए तो आप ऐसे इजीली कुछ भी कर लेंगे। नॉलेज देना है नहीं, टाइम देना है नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये समझ लीजिए दोस्तों। सो अगर आपको ये करना है, इन्वेस्ट करना है, अमीर बनना है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप नॉलेज को दीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आप अच्छी संगत को दीजिए, और फर्स्ट प्रायोरिटी आप दीजिए आपके पैसे के बारे में हिडन प्राइवेसी। और उसके बाद अगर कुछ करना है, नॉलेज भी ले लिया, हिडन भी रख लिया, तो उसके पहले आप करिए एक हेल्थी प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस निकालिए। उसके बाद आप क्या करिए, आप एक टर्म प्लान निकालिए। उसके बाद क्या करिए, एक इच्छा पत्र, एक विल बनाइए। अरे तीनों चीज़ें की अगर आप हेल्थ प्लान निकालेंगे तो आप जो भी वेल्थ क्रिएट करेंगे, जो निवेश करेंगे, जो भी डाइवर्सिफाई कुछ पोर्टफोलियो बनाएंगे, उससे पैसे कमाएंगे, आपकी हेल्थ में कोई भी बिगाड़ आ जाएगा, कोई भी खराबी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो आपका पैसा जो है वहाँ पे सर्जरी में हो, कुछ इलाज में हो, वो खर्च नहीं होगा, पहली बात। और सेकेंड बात क्या होती है कि हमारे पास पैसा कम होने के कारण हम छोटे छोटे रुग्णालय में, दवाखाना में, हॉस्पिटल में जाते हैं और हमारे जो पैसों की चिंता करते हैं और इंसान को खो देते हैं, खो बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये दोनों मतलब चीज़ों से छुटकारा लेना है, दोनों चिंताओं से छुटकारा लेना है, तो आपको समझना चाहिए कि करना क्या है। तो आपको हेल्थ प्लान लेना है, आपको हेल्थ प्लान लेने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो आपका जो वेल्थ डिस्ट्रॉयर है
जो कि आपकी हेल्थ है, आपकी हेल्थ बिगड़ने के बाद जो पैसा जाता है वो वहाँ पे उसको कवर आ जाएगा। एज वेल एज आप कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में जाके नो चिंता वाली जो ट्रीटमेंट हो नहीं सकते हैं। सेकंड, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है दोस्तों? टर्म इंश्योरेंस क्या ज़रूरत ही है टर्म इंश्योरेंस की? ऐसे बोलते हैं यार, मतलब जिंदा है तो तब जिंदा है, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, उसमें क्या है? जिंदा किस मतलब मर जाएंगे तो मतलब हम ही नहीं रह जाएंगे आनंद पिक्चर की तरह, लेकिन ऐसा नहीं रहता भाई। हम मर भी जाएंगे, हमको कुछ हो भी जाएगा, हमको कुछ दुर्दैव से कुछ हो जाएगा, ऐसा ना हो भगवान की तरफ में, मेरी तरफ से आपके लिए प्रार्थना है। लेकिन फिर ऐसा कुछ हो भी गया तो आपको दोस्तों उसके लिए भी प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोन लेंगे, कुछ ऐसे उधार लेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जहाँ पे आपके परिवार वालों को पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, तो उसमें वो एकदम इम्पोर्टेंट आएगा। मैं अगर आपको बोलता हूँ कि मिनिमम CR में होना चाहिए आपका जो भी टर्म प्लान है, और वो टर्म प्लान प्योरली टर्म प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए कि मैं 1 लाख जैसे 15 साल तो भरूँगा, 1 1 लाख करके, और मुझे 15 साल में वो 30 लाख मिलेंगे, और इसमें बीच में कुछ हो जाएगा तो 10 टाइम मेरे को कौन मिलेगा, ऐसा नहीं चाहिए। प्योर क्लियर कट वो टर्म प्लान होना चाहिए जो कि आपको कवर करता है। आपको ये अगर कवर करेगा तो आपका प्रॉब्लम जो है तो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा भी प्रॉब्लम है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे, 10 सालों के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, तब भी आपका जो कवर है वो क्या है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से काम आ सकता है। बीच में कुछ आपको हो जाए तो 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, 1 करोड़ किया है, लेकिन बीच में कुछ हो जाए तो वो इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं हो पाएगी, मेच्योर नहीं हो पाएगी, और बीच में ही वो उसको काटना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा घर वालों को, क्योंकि कमाने वाला गया है। इसीलिए आप एक जो टर्म प्लान है उसको ले रखिए, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी, और टर्म प्लान का जो पैसा है उनके लिए काम के आ जाएगा। और थर्ड थिंग जो आपको मैंने बताई, विल, आप मेक श्योर करें, यू हैव टू मेक श्योर यूर मनी, अगर जो मनी है उसको मेक श्योर करें कि वो जा रहा है आपके लव वंस के पास, आपके जो भी जिनके भी हाथ में जाना चाहिए था उनके पास ही जा रहा है, ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब भी आप आपकी फैमिली बड़ी होती है, जो भी होती है, तो उसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो अगर आप करके जाएंगे आपके पैसे का तो एकदम सहज हो जाएगा। नहीं तो राजा जाएगा तो प्रजा में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो जाती है। कोर्ट्स में सबको लगता है कि मुझे राजा बनना चाहिए, मुझे 4 रुपये ज़्यादा मिलना चाहिए। और दूसरा बात ये भी है कि भाई डिस्प्यूट करके जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत स्टॉक्स होते हैं, बहुत सी बड़ी प्रॉपर्टी होती है, क्या हम हमारे बेटों को बताते नहीं, हमारे बच्चों को बताते नहीं कि भाई उनको पास वो ना आ जाए, उनमें लड़ाइयाँ ना हो जाए कि ये प्रॉपर्टी है, तो उनको बता दिया तो मतलब ऐसे ऐड के जाएंगे गाँव में, तो उनको वो बताते नहीं। पर ये फिर बाद में उसके कुछ होने के बाद, मृत्यु के बाद वो भी चेक नहीं करते, और ये जो प्रॉपर्टी है उनको नहीं जाती। तो 2 3 चीज़ों के लिए आप एक हेल्थ इंश्योरेंस के बाद और टर्म प्लान के बाद एक विल भी बनाते रहिए, उसको रजिस्टर करिए, जो कि आपके पैसे हैं वो सेफली आपके बच्चों के पास जाएंगे। उसका एक उदाहरण आपको बताता हूँ मैं, मुझे याद है कि रिलायंस में आज भी 10,000 करोड़ शेयर्स जो है वो ब्लॉक है और फ्रीज है, उसको कोई क्लेम ही करने नहीं है। अगर वो भी उन्होंने विल में लिए होते, उनके जो शेयर होल्डर्स है, शेयरधारक है, तो उनके जो बेटों का है आज तक मिल गया होता। हालांकि उनके बेटों को भी पता नहीं कि मेरे किसी ने, मतलब मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने, मेरे दादाजी के पिताजी ने लेके रखे हैं शेयर भाई, तो वो भी आज मर मर के जो काम कर रहे हैं, और उनको उधर 5 रुपये कमाने के लिए काम करना पड़ता है, ये करोड़पति भी हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो मुझे क्या करता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्या करना है, एक विल बनानी है, उसकी जो एक कॉपी है वो आपके एडवाइज़र के पास रखी है, आपके CA के पास रखी है, और घर में भी एक रखी है लोकल में। उसके बाद आप जब भी इन्वेस्टमेंट में आते हैं तो आपको क्या करना है कि नॉलेज लेना है, अच्छे से एडवाइस लेना है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है। आपको क्रॉस चेक करते रहना है, किसी को पैसे बताना नहीं है, इन चीज़ों को करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी क्यों बताई, तो मुझे लग रहा था कि एक ऐसा सिंगल वीडियो हो जहाँ पे आपको पता चले कि मोतीलाल ओसवाल क्या है, जहाँ पे मैं मोतीलाल ओसवाल को चुना, और जहाँ पे आपको मैंने बता सकूँ कि जो भी बात मैं हर रोज़ बताता हूँ मेरे क्लाइंट को,
भाई ऐसा है, मोतीलाल ओसाई ऐसा है, मैंने ये चुना कि लोगों को ऐसे ही फ्रॉड बहुत सहने पड़ रहे हैं इस इलाके में, और बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं। उसमें से मेरे पंडरपुर में भी लोग एग्जिस्टिंग करते हैं, तो बहुत सारे काम अच्छे कर रहे हैं, 20-20 सालों से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। कौन कुछ 10 साल से, 10 साल से करे, 5 साल से करे, तो बहुत सारे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में ही काम करते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो इक्विटी में रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, जो कि अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आसपास के एरिया में भी ये जब जाएगा कि भाई कोई तो है जेन्युइनली काम कर रहा है, फुल वेल्थ मैनेजमेंट करता है, पूरा हमारे उंगली को खोल के रखता है टॉप से बॉटम तक, जो सेंट्रलाइज एक इंसान के ऊपर रखे, टेलराइज कस्टमाइज जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अगर आपके पास 100 रुपये हो तो उसके भी मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए, उसकी भी अच्छी निवेश के लिए उसको कैसे रखना चाहिए, ये सिखाता है। तो ऐसे कोई तो है जो हमारे लिए है, और वो प्रॉफिट के सिवा और कुछ भी मतलब लोगों के रिलेशन देखता है, वो है मोतीलाल ओसवाल के थ्रू विकास और हमारी टीम। तो आप हमारे टीम के साथ और हमारे साथ कनेक्ट कभी भी कर लीजिए, आपको फ्री में ही एडवाइस मिलेगी, कोई भी 1 रुपये का चार्ज नहीं लगेगा। तो मोतीलाल ओसवाल हम सबको आप सबको रिसर्च देंगे, एडवाइस देंगे। अभी हम जो लोकेटेड है पंडरपुर के एरिया में है, लेकिन आप जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में आप हमारा नंबर लीजिए, हम आपसे कनेक्ट करेंगे, ज़ोन पे कनेक्ट करेंगे, ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे। जो भी निवेश की बात है तो आप कॉल पे जो में भी कर सकते हैं, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके हम बहुत आगे की प्लानिंग कर सकते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। जब हम आपसे कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, तब ये होगा कि आपके लिए जो भी सही है आपको बताया जाएगा, आपको लिटरेट किया जाएगा। जो इंडिया की 27% लिटरेसी है, उसमें भी 2%, 3% आपको नॉलेज दे के पता, मतलब जितना भी मोतीलाल ओसवाल के थ्रू जितने भी लोग होते हैं उसका आपको जो इंटरोगेट करेंगे उनके वेबिनार में, म्यूचुअल फंड के हमारे ETF के वेबिनार मोतीलाल ओसवाल से, हम मोतीलाल ओसवाल थ्रू भी वेबिनार रखते हैं, हम खुद भी नॉलेज आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो भी है आपके पास देंगे। उसमें से क्या होगा कि आपका नॉलेज बढ़ेगा, लिटरेसी बढ़ेगी, उसके बाद आप अच्छे से पढ़ मतलब मार्केट को क्रॉस चेक कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि भाई निवेश के इतने तरीके हैं जो हम कर सकते हैं। अगर सोना लिया, सोने के आगे जाके एक प्लॉट लिया, उसके आगे जाके थोड़ा सा चांदी में है तो चांदी का ETF लिया, तो उससे आगे जाके म्यूचुअल फंड लिया, तो उससे भी आगे कुछ है जो आपके लिए है। लेकिन तब है जब रिसर्च है, नॉलेज है, अदरवाइज अच्छी डीप रिसर्च हो रही है तब है। क्योंकि आप ऐसे ही आ जाएंगे, आप समझ लेंगे कि यार मतलब बहुत सारा पैसा कमाएंगे, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। ऐसा कोई भी नहीं है जो आया और 4-5 साल न दे के 1-2 साल में बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारे करोड़ों रुपए कमाया और रोल्स रॉयस लेके जाए। अगर वो ऐसा है तो एक तो ये मतलब भगवान उस पर, लोग तो भगवान का हाथ उस पर है, या दूसरा वो चीटर है। तो ऐसा कभी भी किसी के भी शासन में मत आओ, कोई भी आपको फिक्स रिटर्न नहीं दे सकता, कोई आपको बोलेगा फिक्स मैं रिटर्न दे दूँ तो उसका गलत है, सेबी की मान्यता के खिलाफ है, सेबी के रूल्स के उल्लंघन कर रहा है वो। तो आप उसके छलावे में आ जाइए, आप नॉलेज लीजिए, उसके बाद ही शुरू करिए। तो मैंने आपको जो वीडियो है मैंने इसके लिए बनाया था कि सभी को पता चले कि हमारा मोटिव क्या है, हम करते क्या है, और हमारी जो फीस है तो 0 है। सो ये सबको पता चले। एंड मोतीलाल ओसवाल के बारे में भी हमने चर्चा की इस सत्र में, एज वेल एज हमने बताया कि हमारा विजन क्या है, कि वही ये है कि भाई लोगों के पास सब जाने का, अच्छे से एडवाइस देने का, जो HNI क्लाइंट है उनको भी अच्छे से एडवाइस देना है, और एज वेल एज उन लोगों को भी मतलब नॉलेज देना है, एडवाइस देना है जो वहाँ पे लोग 100 रुपये 200 रुपये से 1 करोड़ 2 करोड़ भी लेके बैठे हैं, और उनको सही जो इन्वेस्टमेंट का फैक्ट चाहिए, नॉलेज चाहिए, हम वो लेके बैठे हैं। हम कनेक्ट हो जाएंगे अगर ऐसे जगह पे आएंगे जहाँ पे कोई इतनी हेल्प डीप में जाके कर नहीं रहा है। तो ऐसा मेरा विजन था। अभी काम चालू है, आप जब भी कभी आएंगे तो हम मिलेंगे, पंडरपुर में आएंगे कभी, जहाँ पे आपने वीडियो देखा, मान लीजिए पुणे में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, कहीं भी देख रहे हो, तो कभी भी जब भी हम महाराष्ट्र में आएंगे, पंडरपुर में आएंगे, तो हमें हमसे कनेक्ट करें, हम मिलेंगे, चर्चा करेंगे, 4-5 बातें करेंगे पैसों पे। सो जो भी है हम यही है, और आपको सहायता के लिए हम यही पे तत्पर हैं।
सो मैं आपको यही बताऊंगा कि ऑलवेज गो विथ नॉलेज, गो विथ डीप रिसर्च एडवाइस एंड गो विथ गुड संगत। सो चलो मैं यहाँ पे आज रुकता हूँ। आपको मैं अलविदा देता हूँ और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। सो थैंक यू।